हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के व्यवसाय अध्ययन, जिसका कोड है 350। तो इसमें हम सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो जो इस प्रकार है बहुविकल्प प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रबंध का सार है। तो प्रबंध का सार क्या है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नियोजन, दूसरा ऑप्शन संगठन, फिर स्टाफिंग और नंबर 4 पर समन्वय। तो इसका ऑप्शन होगा प्रबंध का सार होगा समन्वय। दूसरा प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? तो 4 ऑप्शन है। नंबर 1 1913 में, 1832 में, 1903 में, 1920 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1913 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन जापान में, दूसरा फ्रांस में, तीसरा जर्मनी में, चौथा अमेरिका में। तो राइट ऑप्शन होगा आपका जर्मनी में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है एक अच्छी योजना है। तो पहला ऑप्शन दृढ़, खर्चीली, लोचपूर्ण, समय लेने वाली। तो ऑप्शन सही होगा लोचपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। तो संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? पहले ऑप्शन में 2, दूसरे ऑप्शन में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8। तो कितने होंगे? 4। ऑप्शन सेकंड सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है क्या? नंबर 1 भर्ती, नंबर 2 चयन, नंबर 3 प्रशिक्षण और नंबर 4 इनमें से सभी। तो ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। आगे प्रश्न नंबर 7 पर्यवेक्षण तत्व है किसका है? नंबर 1 नेतृत्व का, नंबर 2 नियोजन का, नंबर 3 निर्देशन का और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण किसका तत्व है? निर्देशन का। प्रश्न नंबर 8 पूंजी संरचना में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन होता है अंश पूंजी, दूसरा प्रश्न है जनता में जमा, तीसरा ऑप्शन पूर्वाधिकार अंश और चौथा ऑप्शन होगा ऋण पत्र। तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा सही? अंश पूंजी। आगे प्रश्न नंबर 9 क्या है? वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? नंबर 1 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला 1988 में। और बहुविकल्प प्रश्न का लास्ट प्रश्न नंबर 10 भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1986 में, 2019 में, तीसरा ऑप्शन 2000 में और चौथा ऑप्शन 2020 में। तो क्या हो जाएगा इसका? 2020 में प्रभावी हुआ था। आगे इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं आपके उन्हें पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11। तो ये आपके कैसे प्रश्न है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका प्रबंध के तत्व क्या हैं? ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो प्रबंध के तत्व हैं आपके सबसे पहले प्रबंध के निम्न 3 तत्व हैं। नंबर 1 प्रक्रिया, कुशलता, प्रभावपूर्णता। प्रक्रिया के अंदर नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। फिर आपका प्रश्न नंबर जो 12 है वो है सहयोग की भावना क्या है? तो ये क्या है? सहयोग की भावना एक आपका जो हेनरी फ्योल है उनके क्या है? सहयोग की भावना। यह हेनरी फ्योल का 14वां सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध को अपने अधीनस्थों से वार्तालाप में या वार्तालाप के दौरान मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसे कहेंगे सहयोग की भावना। प्रश्न नंबर 13 प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक क्यों कहे जाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सार्वभौमिकता। प्रबंध के सिद्धांतों में यह गुण विद्यमान है प्रत्येक व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक संस्था सभी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक समान सिद्धांतों
को अपनाना पड़ता है। 14वां प्रश्न है हमारा, नियोजन की सीमाएं लिखिए। तो इस जो नियोजन की सीमाएं इस प्रकार हैं। नियोजन की सीमाएं, पहली, नियोजन आलोचकता पैदा करता है। आलोचकता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। दूसरा हो जाएगा, नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। तीसरी हो जाएगी, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। तो प्रश्न नंबर 15 इस प्रकार है, संगठन के 2 उद्देश्य बताइए। तो संगठन के 2 उद्देश्य, नंबर 1 अस्तित्व, लाभ और विकास। मैंने 3 लिख दिए जो मेन उद्देश्य होते हैं इसके। उसके बाद है नंबर 16, अधिकार अंतरण के तत्व क्या हैं। तो अधिकार अंतरण के तत्व इस प्रकार हैं, नंबर 1 उत्तरदायित्व, नंबर 2 अधिकार और नंबर 3 जवाबदेही। आगे प्रश्न नंबर 17, नियुक्तिकरण क्या है। तो नियुक्तिकरण को इस प्रकार लिखेंगे, नियुक्तिकरण से अभिप्राय पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे रहने देना है, इसे कहेंगे नियुक्तिकरण। नंबर 18, साक्षात्कार क्या है। इंटरव्यू। तो इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार, प्रार्थी की उपरोक्त सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने के बाद उससे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रार्थी की मुख मुद्रा, बातचीत तथा आचार विचार को देखकर उसकी रुचि, शीघ्र जवाब देने की क्षमता, परिपक्वता आदि की जांच की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 19, प्रशिक्षण के किन्हीं 2 तरीकों के नाम बताइए। तो प्रशिक्षण के 2 तरीके कौन कौन से हैं। प्रशिक्षण के 2 तरीके, नंबर 1 कार्य पर प्रशिक्षण और नंबर 2 कार्य से परे प्रशिक्षण। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न अति लघु का, प्रबंध में संदेशवाहन का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, प्रबंध में संदेशवाहन का महत्व, अधिकारियों के पद की गरिमा की सुरक्षा, नंबर 2 स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, और नंबर 3 सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह, और नंबर 4 सूचनाओं के स्रोत को सुगम जानकारी, स्रोत की सुगम जानकारी। आगे पढ़ेंगे हम जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 जो इस प्रकार है, अनौपचारिक संप्रेषण क्या है। तो अनौपचारिक संप्रेषण इसका उत्तर इस प्रकार है, मैंने लिखा है, क्या है देखो जरा। अनौपचारिक संप्रेषण से अभिप्राय संगठन के अंदर उस संप्रेषण से है जिसे आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती। ऐसे संप्रेषण में विवेचन, सुझाव आदि सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत संप्रेषण इशारे से, सिर हिलाकर, मुस्कुराहट द्वारा तथा शांत रहकर किया जाता है। तो दूसरा प्रश्न आपका लोगों का, वित्तीय नियोजन का महत्व समझाइए। तो वित्तीय नियोजन का जो महत्व इस प्रकार है, वित्तीय नियोजन का महत्व, नंबर 1 संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक, नंबर 2 व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायक, और दूसरा हो जाए, तीसरा है समन्वय में सहायक, और नंबर नेक्स्ट है वित्त की बर्बादी जो है उसकी बर्बादी पर रोक, वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक। उसके आगे नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 इस प्रकार है, पूंजी ढांचे का क्या अर्थ। तो पूंजी ढांचे का क्या अर्थ है, प्रश्न नंबर 23 का उत्तर इस प्रकार है, पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात में से है। पूंजीकरण एवं पूंजी ढांचे के संबंध में कहा जा सकता है कि पूंजीकरण दीर्घकालीन कोषों का संख्यात्मक पहलू है, जबकि पूंजी ढांचा इसका गुणात्मक पहलू है। आगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका 24, स्थायी पूंजी का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, स्थायी पूंजी का अर्थ, स्थायी पूंजी का अभिप्राय ऐसी पूंजी से है जिसका प्रयोग स्थायी संपत्तियों का क्रय करने के लिए किया जाता है। स्थायी संपत्तियों में मुख्यतः भूमि, भवन, फर्नीचर,
मशीनरी आदि तथा इनको क्रय करने का उद्देश्य एक लंबे समय तक इनसे आय प्राप्त करना होता है, न कि इन्हें अतिशीघ्र विक्रय करना। और आपका दीर्घ का नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, ब्रांड को परिभाषित कीजिए। तो ब्रांड को परिभाषित करेंगे। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार ब्रांड एक नाम, पद, प्रतीक या डिजाइन या उनका एक सम्मिश्रण है। इसके द्वारा एक विक्रेता या विक्रेताओं के समूह की वस्तु एवं सेवाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रतियोगिता की वस्तुओं तथा सेवाओं से भिन्न किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, लघु का लास्ट है। वितरण के विभिन्न माध्यमों को बताइए। तो क्या है वितरण के डिफरेंट चैनल्स? तो नंबर 1 है आपका है प्रत्यक्ष या शून्य स्तरीय माध्यम, सेकंड है अप्रत्यक्ष माध्यम, और इसमें नंबर 1 है आपका एक स्तरीय माध्यम, नंबर 2 है द्विस्तरीय माध्यम, और नंबर 3 है आपका त्रिस्तरीय माध्यम। ठीक है, आगे हम दीर्घ प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं को बताइए, और इसमें दूसरा है व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ मैंने दोनों प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको अथवा लिखा हुआ है तो आपको एक प्रश्न का उत्तर देना, लेकिन मैंने सॉल्यूशन की वजह से यहाँ दोनों ही प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। तो हम पहले पहला वाला पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अथवा वाले को सॉल्व करेंगे। तो क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं जो प्रबंध की अवधारणाएं हैं। तो प्रबंध की अवधारणाएं, हेराल्ड कुंटज डोनेल की प्रबंध की अवधारणाएं। तो पहली अवधारणा क्या है, उत्पादन के साधन की अवधारणा, वर्ग अवधारणा, अधिकार सत्ता अवधारणा, वैज्ञानिक अवधारणा, कार्यात्मक अवधारणा, विधा अवधारणा, नेतृत्व अवधारणा, निर्णय की अवधारणा, सार्वभौमिकता की अवधारणा, पेशेवर अवधारणा, अन्य लोगों द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य करने की अवधारणा, सामूहिक प्रयास अवधारणा, प्रणाली अवधारणा, और नेक्स्ट है मानवीय संबंध अवधारणा, और व्यवहारवादी अवधारणा, और लास्ट नंबर 16 पे आते हैं आपका संयोगिक अवधा अथवा पारिस्थिति जन्य अवधारणा। तो इस प्रकार हमने ये प्रबंध की अवधारणाएं 16 अवधारणाएं हैं, ये मैंने पढ़ी हैं। अब इसके बाद जो अथवा प्रश्न था 27 का, उसका उत्तर है व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। क्या है इसका महत्व? नंबर 1, व्यवसाय में दीर्घकालीन हित। दूसरा है व्यवसाय द्वारा समाज के संसाधनों का प्रयोग करना। तीसरा है आपका सामाजिक उत्तरदायित्व, और नंबर 4 है आपका नैतिक औचित्य, और नंबर 5 है सरकारी हस्तक्षेप। तो ये हमारे उपभोक्ता संरक्षण के 5 महत्व हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका नंबर 27 के बाद 28वां प्रश्न। तो ये है 28 में भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से भी एक ही प्रश्न करना है, लेकिन मैंने यहाँ दोनों को सॉल्व किया सेम 27 की तरह। उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और दूसरा प्रश्न है प्रचार की 4 विशेषताएं लिखिए। तो हमें इनमें से एक को करना, लेकिन यहाँ हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार है उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभ। तो पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? उत्पादक को लाभ। तो क्या है पहला? ग्राहकों को संतुष्टि एवं विकास में वृद्धि। दूसरा है पुराने उत्पादकों की मांग में वृद्धि में सहायक, और तीसरा है आपका प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक। तो ये हमारे 3 उत्पादक के लिए लाभ हैं। और समाज के लिए कौन कौन से हैं? नंबर 1 अधिक रोजगार बढ़ाने में सहायक, नंबर 2 जीवन स्तर के सुधार में सहायक, और नेक्स्ट है संदेश वाहन के माध्यमों को जीवित रखने में सहायक, और नंबर 4 है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निर्माण में सहायक, और नंबर 5 देश के आर्थिक विकास में सहायक। और इसके अथवा जो आपका अथवा वाला प्रश्न था प्रचार की 4 विशेषताएं। तो प्रचार की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रचार की 4 विशेषताएं, नंबर 1 उत्पाद को खरीदने के लिए जागरूक करना,
नंबर 2 है आपका आकर्षित करना, नंबर 3 है प्रेरित करना और नंबर 4 है ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करना। तो इस प्रकार ये प्रचार की 4 विशेषताएं हैं। आगे प्रश्न नंबर 29, मूल्य से आप क्या समझते हैं? मूल्य निर्धारण के क्या उद्देश्य हैं? अथवा में इसमें भी है संगठन की परिभाषा दीजिए, संगठन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। इन दोनों प्रश्नों में से भी एक ही करना है एग्जाम में, लेकिन यहाँ हमने दोनों को सॉल्व किया है। तो वो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 का उत्तर ये है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मूल्य। मूल्य से आप क्या समझते हैं? तो मूल्य निर्धारण यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि कंपनी अपने उत्पादों के बदले में क्या प्राप्त करेगी। अधिकांश विपणनकर्ता अपनी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निश्चित करने को बहुत अधिक महत्व देते हैं। आगे मूल्य निर्धारण के उद्देश्य तो क्या है? मूल्य निर्धारण के उद्देश्य नंबर 1 बाजार हिस्सेदारी नेतृत्व, नंबर 2 जीवित रहने की प्रतियोगिता और नंबर 3 उत्पाद गुणवत्ता नेतृत्व प्राप्त करना। तो ये है मूल्य निर्धारण के उद्देश्य। उसके बाद हमारा इसमें दूसरा प्रश्न था संगठन को परिभाषित कीजिए। तो ये उसका उत्तर पढ़ेंगे हम। तो क्या है? संगठन की परिभाषा हैनी के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। और संगठन की आवश्यकता क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील होते हैं तो संगठन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद संगठन का महत्व क्या है? नंबर 1 विशिष्टीकरण का लाभ, नंबर 2 कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, नंबर 4 परिवर्तन का अनुकूलन और नंबर 5 प्रभावी प्रशासन और नंबर 6 कार्मिकों का विश्वास और नंबर 7 विकास एवं विस्तार। तो ये हमारे संगठन के महत्व हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो इस पेपर का लास्ट प्रश्न है उसे कर लेते हैं फटाफट। इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं। नियोजन की विशेषताओं को बताइए और दूसरा इसमें दिया हुआ था हमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर भी है, इस प्रकार हम कर लेते हैं सॉल्व फटाफट। हाँ जी, तो नियोजन की विशेषताएं नंबर 1 नियोजन का ध्यान क्या है? ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। जो नियोजन है उसका जो मेन फोकस होगा आपका किस पे होगा? उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। नंबर 2 नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। प्रबंध का सर्वोपरि मतलब सर्वोत्तम कार्य क्या है? नियोजन। दूसरी विशेषता है नियोजन सर्वव्यापक है, यूनिवर्सल है। नंबर 4 नियोजन सतत है, सतत मतलब कंटिन्यूअस। और नंबर 5 नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन क्या है? मतलब भविष्यवादी, भविष्य के लिए किया जाता है। नंबर 6 नियोजन में निर्णय सम्मिलित है। डिसीजन मतलब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो नियोजन के द्वारा ही लिया जाता है। और नंबर 7 है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। तो इस प्रकार ये आपकी नियोजन की विशेषता है। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था इसके अंदर? वो था आपका वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध की वैज्ञानिक विचारधारा निम्नलिखित 4 सिद्धांतों पर आधारित है। तो सिद्धांत इस प्रकार है। नंबर 1 विज्ञान न्याय की रूढ़िवादिता, नंबर 2 मैत्री न्याय की मतभेद और नंबर 3 सहयोग न्याय की व्यक्तिवाद और नंबर 4 प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कुशलता एवं सफलता तक विकास। तो इस प्रकार हमने ये आपका यूपी बोर्ड 12th क्लास का व्यावसायिक अध्ययन का पेपर सॉल्व किया है। और मैं आगे इसके बाद 2022 के बाद यानी कि जो नेक्स्ट है आपका 2023 का पेपर सॉल्व करूंगा और उसे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपको। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको लाइक एंड शेयर करें।